में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका एक नया प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए उसको लिख के समझते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैंने बोला, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट और सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के समझते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये दो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट जब कंबाइन किए थे एक न्यू कंपाउंड या फिर एक न्यू प्रोडक्ट या फिर एक न्यू सब्सटेंस, कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसका फॉर्मेशन हुआ जिसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो पहले केमिकल इक्वेशन में बढ़ने से पहले ये दो टाइप का चेंज समझ लेते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जहां पे कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस ना आए लेकिन उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आइस है, ये हमारा आइस है। इसको जब यहां से नीचे से हीट दिया जा रहा है, जब आइस में हम लोग हीट डालेंगे तो इसका स्टेट चेंज होगा। इसको गर्म करने के कारण ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड हो गया। अब फिजिकल चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। अब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को अगर हम लोग वन डिग्री सेल्सियस पे डाल दें, अगर इस लिक्विड, एक्चुअली ये आइस वाटर ही है, जब ये मेल्ट भी हो रहा है तो वाटर है, अगर इसको हम लोग टेम्परेचर 1 डिग्री पे डाल दे तो ये फिर से आइस के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमको इससे क्या पता चलता है? फिजिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, यहाँ पे बस स्टेट का चेंज हो रहा है। जैसे ये सॉलिड स्टेट में था और ये लिक्विड बन गया। और क्या फिजिकल चेंज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से फिर इसको सॉलिड में कर सकते। आप समझते हैं केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज में कंपोजिशन भी चेंज होता है सब्सटेंस का, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में कुछ चेंजेस आता है। मतलब न्यू कंपोजिशन के कारण उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज होता है। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस स्टेट में। लेकिन जो न्यू कंपाउंड बना उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है और केमिकल प्रॉपर्टी भी, क्योंकि अब ये ऑक्साइड है तो थोड़ा एसिडिक भी होगा नेचर में। अब इसको केमिकल, जितने आसानी से फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है उतने आसानी से केमिकल चेंज को नहीं कर सकते। कुछ को कर सकते हैं, कुछ थोड़ा टफ प्रोसेस के द्वारा होता है। जैसे इसको अगर हमें रिवर्स करना होगा तो इसको अगर हम लोग को रिवर्स करना होगा तो कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो फिर से कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अपने पहले वाले स्टेट में, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये रहा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू दोनों टाइप के चेंज को समझते हैं। ये एक कैंडल है। जब कैंडल बर्न होता है, जब कैंडल हमारा बर्न होता है तो ये सॉलिड स्टेट में,
इसका जो बॉडी है, वैक्स का जो बॉडी है वो सॉलिड स्टेट में। कुछ टाइम बाद ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जल रहा है, टेम्परेचर इसका हाई है, तो इसका बॉडी मेल्ट हो जाता है। तो इसका बॉडी मेल्ट होके बन जाता है लिक्विड। अब ये तो हमारा फिजिकल चेंज हुआ। ये तो हमारा फिजिकल चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे जो ये वैक्स का जो ये जो बर्निंग पोर्शन है, ये रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे केमिकल चेंज एज वेल एज फिजिकल चेंज भी हो, तो आप बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जांपल दे सकते हो, जहां पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल चेंज होगा और बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल चेंज होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो केमिकल इक्वेशन, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substance involved in it. उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन एक ऐसा वे है जिससे हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड फॉर्म में या फिर इक्वेशन फॉर्म में। अब जैसे कि यहाँ पे वर्ड फॉर्म में दिया है कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसको अब इक्वेशन में कैसे सिंबलाइज करेंगे उसको समझते हैं। तो जिंक को हम लोग Zn से डिनोट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4। ये दोनों रिएक्टेंट है, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो प्रोडक्ट ZnSO4 और H2, यही है केमिकल इक्वेशन। ये एक रिएक्शन हो रहा है, इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कभी ब्रेक नहीं कर सकते। जितना रिएक्टेंट साइड मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड मास होना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा होता है कि इधर मास मान लो कि 24 kg आ रहा है और इधर 20 kg आ रहा है, तो इसका मतलब वो गलत है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कभी हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल ऑन द प्रोडक्ट साइड। मतलब रिएक्टेंट साइड जितना अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। तो ये बात याद रखना। अब हम लोग समझेंगे कि बहुत जल्दी दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये ZnSO4 कैसे आया, तो ये जो फॉर्मूला ये कैसे बनाते हैं उसको हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अब ये CaCO3 आया कहां से? तो क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे वैलेंसी, ऑक्टेट, ये सब। तो अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी को समझते हैं। वैलेंसी कहते किसको है? जो किसी भी आइटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है जिससे वो स्टेबिलिटी अचीव करे। स्टेबिलिटी का मतलब नोबल गैस, जैसे कि नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट करना कर पाए, उनका लास्ट वाला जो ऑक्टेट होता है, जो KLMN शेल होता है, वो लास्ट वाला शेल फुलफिल हो, जो भी हो लास्ट शेल में वो फुलफिल हो, उसी से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे पता करेंगे? अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो Ca इक्वल टू 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2। तो ये कैल्शियम का 20। तो इसका वैलेंसी अगर लिखना हो तो ये 2 है। अगर ये 2 दे देगा तो ये स्टेबिलिटी इसको मिल जाएगा। अगर ये 2 देता है, क्योंकि जब भी 4 से कम होता है
तो वो रिलीज करता है, और 4 से ज्यादा जब होगा तो गेन करेगा। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, क्योंकि ये दे रहा है तो इसमें चार्ज हो जाएगा प्लस, क्योंकि दे रहा है वो। अगर लेता तो चार्ज होता माइनस। अब ये बात आया कैल्शियम का। अब आता है कार्बोनेट पे। कार्बोनेट होता है CO3। CO3 कार्बन कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर हम यहां से कार्बन लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, मतलब O। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे, पहले लिख लेते हैं। एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। अब इसको हम लोग देखते हैं। कार्बन के पास चार है। आपका एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें कार्बन के ऊपर स्टडी करेंगे, उसका जितना वर्सेटाइल नेचर है, टेट्रा वैलेंसी, उसको स्टडी करेंगे। अभी शॉर्ट में बताते हैं। कार्बन 4 है, वो दे देगा, वो चारों रिलीज करेगा, और इसको स्टेबिलिटी लेने के लिए कितना चाहिए, 2। तो इसके एल शेल में इसके पास 8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो यहां से अगर ये 2 देता है, 2 अगर ये ले लेता है, तो इसके पास यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये भी 2 अगर इसको दे देता है, तो ये तो ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये तो ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, ये कार्बन स्टेबल हो गया, बचा ये। इसको अभी भी 2 चाहिए, इसको अभी भी 2 चाहिए, जो कि मिसिंग है, नहीं है। तो इसको 2 चाहिए। लास्ट कैपेसिटी जो होता है, उसका कैपेसिटी अभी कितना है, 2 है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। अब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लिखते कैसे, 9 का ही कॉन्सेप्ट है। कैल्शियम लिखे, कार्बोनेट लिखे। कैल्शियम का वैलेंसी कितना आया था, 2, और ये माइनस में होगा क्योंकि इसको चाहिए अभी, ये दे नहीं रहा, तो ये माइनस में होगा। कैल्शियम का वैलेंसी लिख दिया 2। कार्बोनेट का कितना आया था, -2, और जिसके नीचे में रहेगा वो नहीं, उस ऑपोजिट साइड में एरो जाएगा, और फिर एक एरो इधर आएगा। अब इधर +2 है, इधर -2 है, 2 जिधर भी है कैंसिल, बस बोलने को कैंसिल, ये कट हो जाए। तो यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो बनेगा CaCO3, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो CaCO3। तो ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। ये यहाँ पे क्यों हुआ था, क्योंकि हमारा कार्बन था। हर केस में नहीं होता है। एक और कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है बोल के हम लोग बोल सकते हैं 2 आयन। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करना रहेगा। डिफरेंट टाइप का बॉन्ड होता है, बहुत सारा बॉन्ड होता है। जैसे आपके सिलेबस में आयोनिक बॉन्ड वगैरह है, कार्बन चैप्टर में ही है, तो वो आप आगे जाके स्टडी करेंगे। अभी बस एक काम आप कर सकते हैं, वो एक चार्ट होता है, मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ। वो चार्ट आप याद कर लीजिए, तो आपको फॉर्मूला बनाने में बहुत हेल्प होगा उसका। वो चार्ट में लिख देता हूँ। तो ये कुछ कॉमन है जो आपको फॉर्मूला बनाने में काम आएगी, जैसे क्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट और नाइट्रेट। और भी कुछ है जो कि मैं वो स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इन कुछ कॉमन ये पांचों से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे NaCl, नमक, सोडियम क्लोराइड। सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसको करके देखते हैं। तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, 2, 8, 10 और 1, 11। 1 है तो ये दे देगा, तो 8 हो गया, स्टेबिलिटी इसको मिल गया, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। अब आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 11। आप लोग एक काम करिएगा, 1 से लेकर 20 तक तो सबको याद होना चाहिए, नहीं तो ये करने में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक पूरा याद कर लेना। वैलेंसी याद नहीं करना होगा, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद कर लेना, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। जैसे 4 सेल होता है, KLMN, तो उसी को हम लोग 2, 8, 18, 32 लिखते हैं, मतलब 2, 8, 18, 32 पूरा हो गया, तो उसी को स्टेबिलिटी बोलते हैं।
अब ये वाला क्लोरीन Cl, Cl होता है 17 पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 8 7। क्लोरीन अगर एक ले लेता है, क्लोरीन का लास्ट सेल में है 7, अगर ये एक ले लेता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसका जो नोबल गेट कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको मिल जाएगा, एक मिल जाएगा तो उसका लास्ट ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो इसको कितना चाहिए, एक चाहिए, तो इसका वैलेंसी कितना बोल सकते हैं, माइनस। अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था, दोनों एलिमेंट को अलग अलग लिखेंगे, NaCl, जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी नीचे लिखेंगे, जैसे Na का था +1 प्लस, क्लोरीन का था, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिख देते क्योंकि एरो भी बनाना पड़ेगा, माइनस। अब क्रॉस करेंगे, क्रॉस एरो बनाएंगे, तो यहां भी ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, NaCl। तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये हमें पता चल गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। अब हमको पता करना है कि ये आया कहां से, ये कहां से आया, ये कैसे आता है। तो सेम प्रोसेस, सोडियम लिखेंगे, सोडियम, तो Na होता है 11 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1, वैलेंसी हो जाएगा 1, ये एक दे देगा तो ये स्टेबल हो गया। अब ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6, वैलेंसी इसको 2 चाहिए तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 4 से ज्यादा है तो ये लेगा, अगर इस 2 हो जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8, तो ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी मिल जाएगा इसको, तो इसको 2 चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे बना, जैसे कि मैंने बोला था कि जो 2 एलिमेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे सोडियम और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, तो सोडियम लिखेंगे Na, ऑक्सीजन, जो एलिमेंट है उसके नीचे लिखेंगे उसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी इधर। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हम लोग प्लस माइनस कर दिए तो बचेगा 1, -1 आएगा, वैसे नहीं करना है, क्रॉस में जाएगा। अगर सेम हुआ तब तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, सेम हुआ तभी कैंसिल आउट होगा, हमेशा नहीं होगा, नहीं तो क्रॉस हो जाएगा। ये इसका मतलब ये 2 चल जाएगा Na की तरफ, मतलब इसको लिखेंगे Na2, 1 चल जाएगा उधर तो हो जाएगा Na2O। ऐसे ही आप बाकी सब फॉर्मूला ट्राई करिएगा, आपके बुक में जो भी होगा, मतलब जो भी छोटे छोटे एग्जाम्पल में हुए, एक्टिविटी में हुए, जो भी कंपाउंड लिखा हुआ है उसको खुद से एक बार ट्राई करिएगा। अब हम लोग समझेंगे इक्वेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस इक्वेशन और एक होता है स्केलेटल इक्वेशन। तो वो 2 इक्वेशन क्या है उसको अब हम लोग समझते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे। 2 टाइप का केमिकल इक्वेशन होता है, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल पहले समझते हैं स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है। स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन को कहते हैं जहां पे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, किसी भी साइड या फिर दोनों साइड या फिर किसी एक साइड इक्वल ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल, मतलब बैलेंस ना हो। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, बट रिएक्टेंट साइड तो 2 था। हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम अगर सेम नहीं है तो उसका एटॉमिक मास भी कमेगा। तो जब एटॉमिक मास कम रहा है तो ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये स्केलेटल इक्वेशन है। अब आता है बैलेंस इक्वेशन में। मैंने यही स्केलेटल इक्वेशन को यहाँ पे लिख के बैलेंस करके दिखाया है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ O2 2 है, यहाँ पे O2 2 है, तो ये बैलेंस हुआ। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ब्रेक ना हो, मतलब दोनों साइड इक्वल हो, नंबर ऑफ एटम भी इक्वल हो और मास भी इक्वल हो। अब आते हैं हम लोग कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को
हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? हो सकता है किसी एमसीक्यू में या फिर कोई भी आपका एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में स्केलेटन फॉर्म में दिया हो, उसको आपको बैलेंस करने बोल दे, तो वो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? बैलेंस करने का दो ट्रिक है, एक को बोलते हैं चेक मेथड और एक को बोलते हैं टेबल मेथड। तो अब समझते हैं कि वो दोनों कैसे काम करता है। तो वेज टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, दो वे होता है। एक होता है टेबल वे और एक होता है चेक। चेक का मतलब ये है कि जब भी आप बैलेंस करेंगे, अगर दोनों साइड, अगर आपका प्रोडक्ट साइड हो या रिएक्टेंट साइड हो, एटम इक्वल नहीं है, तो आप n नंबर एक बार 1, 2, 3 ऐसे कोई भी नंबर इधर डाल के देखिएगा कि उधर जाके बैलेंस हो रहा है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे वाटर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अभी पहले इसको समझते हैं। H2 + O2 तो बनता है H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हमको जेन्युइन सा बात है, यहाँ भी हमको 2 करना होगा। तो अगर यहाँ पे हम दूसरे मार्ग से समझाते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 करते हैं तो मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जा रहा है, मेरा ऑक्सीजन तो 2 हो जा रहा है, बट हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, 2 2 = 4, लेकिन यहाँ 2 है। तो यहाँ पे भी अगर 2 लगा दे तो 2 2 = 4, 2 2 = 4, हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया? नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया 4। दोनों साइड का लिख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों। और वैसे ही नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2। तो ये बैलेंस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मीथेन, CH4 + O2 अब यहां पे देखिए, मीथेन में हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 1 3 है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक बार नंबर्स पुट करके देखेंगे कि बैलेंस हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर हमको यहाँ पे बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन भी 2 करना होगा, मतलब यहाँ 3 है 4। अगर यहाँ पे हम 2 बैठाते हैं तो 2 2 = 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 2, और यहाँ 2 4। तो अगर हम यहाँ पे 2 बैठाते तो ये बैलेंस है। 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4। तो इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। अब समझते हैं टेबल मेथड पे। तो टेबल मेथड, अब इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बना रहा है सोडियम सल्फेट और H2। ये बैलेंस नहीं है, स्केलेटल इक्वेशन। इसको हम लोग बैलेंस करने का ट्राई करें। तो टेबल मेथड में क्या होता है? LHS साइड पे एलिमेंट का नाम लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, क्योंकि हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ही इक्वल करना है। अब हम लोग लिखेंगे कौन सा एलिमेंट का कितना एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड का मतलब ये साइड। अब इस साइड में सोडियम कितना है? 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 2 1 3, टोटल 3 है, 2 1 3, तो इधर 3। अब सोडियम आप एक सेकेंड, ऑक्सीजन कितना है? 4 1 5, टोटल 5 है। अब यहाँ पे सल्फर कितना है? 1 है, तो लिख दी 1। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड पे Na कितना है? 2 है। हाइड्रोजन की साइड कितना है? प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2, टोटल 2 है, तो यहां भी 2 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है? 4 1 5, 5 लिख दिए। सल्फर कितना है? 1। अब हम लोग को दिख रहा है ये बैलेंस है, ये बैलेंस है,
ये दोनों अनबैलेंस्ड है। अब हमको पहले N2 करना है। प्रोडक्ट साइड पे N2 है तो हमको रिएक्टेंट साइड पे भी N2 करना है। तो अगर हम इसको 1 से N2 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये 2 हो गया, तो मेरा नंबर ऑफ ये इक्वल हो गया। और इधर अगर हम लोग अगर 2 से इंटू कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सीजन भी 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे +1 कर देते हैं, क्योंकि 5 पकड़े थे, एक बड़ा, तो इधर हो गया 6। इधर हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन में भी +1 कर देते हैं, तो कितना होगा 4। अब हमको इधर 4 करना है, तो हम लोग H2 में यहाँ पे अगर इंटू 2 करते हैं तो हो जाएगा मेरा 4। और यहाँ ऑक्सीजन भी 2 बढ़ रहा है, पहले 5 लिए थे, +1 इक्वल टू 6। तो अगर हम लोग देखेंगे ये भी 2 ही हुआ। यहाँ पे अब हम लोग का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में नंबर ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ सोडियम एटम इक्वल है 2 2, हाइड्रोजन एटम 4 4, ऑक्सीजन एटम 6 6, सल्फर एटम 1 1। तो ये अब हम लोग का बैलेंस हो गया। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये हुआ उसका बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये जो मेथड है ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आया या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आया, तो अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जो मैंने पहला मेथड बताया था, चेक मेथड, उससे करने का ट्राई करिएगा तो उससे और जल्दी आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दे देता हूँ, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा दोनों मेथड से, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और इस चैप्टर से ज्यादा जितने बुक में एक्टिविटी रिलेटेड, एग्जाम्पल रिलेटेड जितना भी केमिकल रिएक्शन है, उन सबको एक बार याद कर लीजिए, बस समझ लीजिए। क्योंकि जितना तक क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री का, जितना इक्वेशंस, जितना केमिकल रिएक्शन आपका चैप्टर 1 से लेके 4 तक है, उतना ही आएगा। ये मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और एक्सटर्नल में कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इन केस अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग कैसे उसको, आपका अप्रोच क्या रहेगा वो ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। बट ट्राई करिएगा, अगर आपका एकदम नहीं हो रहा है चेक मेथड से, तब आप जाइएगा इस मेथड पे। अगर आपको पता है केमिकल बैलेंसिंग कैसे करना है, आपसे बन जा रहा है, इस मेथड को पहले ट्राई मत करिएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूं, जिसको आप ट्राई करिएगा। दोनों प्रोसेस है, टेबल मेथड से भी करिएगा और चेक मेथड से भी करिएगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में आ चुके हैं क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, दोनों मेथड से, टेबल मेथड पे भी और चेक मेथड से भी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का, जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने का कुछ पॉइंट्स है। पहला, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी रिएक्शन में गैस निकल रहा है तो उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। और अगर स्टेट भी चेंज हो रहा है, जैसे हम लोग पहले आगे वाले वो वैक्स वाला एग्जांपल लिए थे, जहां पे वो उसका जो फ्लेम है वो रिएक्ट कर रहा था, तो वहां पे एक न्यू कंपोजिशन बन रहा था, और जो बॉडी है वो, जो उसका जो वैक्स का जो बॉडी है वो मेल्ट होकर वो चेंज हो रहा था, तो वहां भी स्टेट चेंज हो रहा था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ZnSO4 और H2 गैस रिलीज होता है, H2 गैस रिलीज होता है। और दूसरा वाला जो है केस है, यहाँ पे कट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन को पहचानने का। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो उसका कुछ बेसिक पॉइंट्स है। अगर गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी रिएक्शन में गैस निकल रहा है, कोई भी गैस, क्लोरीन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन होना चाहिए, कोई भी गैस अगर इवॉल्व हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, Zn प्लस जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है
तो बनाता है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, वो निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट वो चीज है जब भी कोई सोल्यूशन में, जब भी कोई रिएक्शन होता है सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में, ये एक्वस सोल्यूशन, प्रेसिपिटेट, ये सब आगे मैं बता दूंगा नेक्स्ट वाले स्लाइड में। बट अभी बेसिकली बस इतना समझिए कि कोई भी सोल्यूशन में सॉलिड सब्सटेंस जो मिडिल में सिचुएट हो जाए उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जब पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, और जो लीड आयोडाइड होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाता है। अब चेंज इन टेम्परेचर, दो टाइप का टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे हीट निकलता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है। मतलब जब भी किसी रिएक्शन में हीट को डाला जाए तो वो रिएक्शन आगे बढ़े, उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर H2O को रिएक्ट कराते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मतलब COH का होल 2, और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, हीट हो, एनर्जी वो रिलीज होता है। तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग हीट डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे गैस भी रिलीज हो रहा है, तो ये भी चीज पता चल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, और यहाँ पे हीट डाला जा रहा है, तो ये भी पता चल रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। और एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन कलर। अब जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल है लीड आयोडाइड वाला, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है इसका कलर येलो होता है। तो ये येलो कलर जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक में आता है चेंज इन कलर। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इससे पहले कुछ की टर्म्स को समझ लेते हैं। पहला है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के बाद बॉटम में वो बच जाए, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। किसी भी रिएक्शन में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो बचता है उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब आता है एक्वस सॉल्यूशन पे। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, वो बाकी सारे सल्यूट को या बाकी सारे एलिमेंट को खुद में डिसॉल्व करता है, उसी को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के लिए शुगर एंड सॉल्ट वाटर, वाटर में सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व हो रहा है तो वाटर काम कर रहा है सॉल्वेंट का, तो हम लोग बोल सकते हैं वो एक एक्वस सॉल्यूशन है। अब बात आता है कैटलिस्ट। इसका यूज बाकी आगे के चैप्टर में भी है, तो इसको इसी चैप्टर में समझ लेते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी भी रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करे, बट वो खुद कंज्यूम ना हो, मतलब कि उस रिएक्शन में वो खुद ब्रेक डाउन ना हो या आगे जाके उससे न्यू प्रोडक्ट ना बने, बस वो उस रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने बहुत जगह देखा है कि H2O के नीचे लिखा रहता है लिक्विड और CuSO4 होता है एक्वस। ये L और AQ में क्या डिफरेंस है? लिक्विड और एक्वस में क्या डिफरेंस है? एक्वस भी एक लिक्विड फॉर्म है और लिक्विड तो लिक्विड ही फॉर्म है। अब बात आता है कि डिफरेंस क्या है। लिक्विड प्योर फॉर्म को बोलते हैं, कोई भी एलिमेंट का जो प्योर फॉर्म लिक्विड स्टेट में उसको L से डिनोट करते हैं। और एक्वस का मतलब क्या है? कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर के साथ मिक्स हुआ है, वाटर के साथ डिसॉल्व हुआ है, तभी वो एक्वस फॉर्म में है। जो भी चीज प्योर फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं लिक्विड, और जो कि किसी वाटर के साथ डिसॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस स्टेट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या क्या है। हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वर्ड नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज ऐड हो रहा है, तो अभी मैं बेसिकली बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद इसको डिटेल में समझेंगे। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 एलिमेंट जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना है। मान लो A और B अगर ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट में A भी बनेगा। अब आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 टाइप का होता है, एक होता है थर्मल फॉर्म, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है सनलाइट। मतलब कोई भी रिएक्शन में मान लो ए और बी एक कंपाउंड है, ए और बी एक कंपाउंड है, जब उसमें हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ए और बी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ए और बी एक कंपाउंड है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं तो ए और बी में ए प्लस बी में आ जाएगा। सनलाइट डालेंगे, जैसे हमने आगे पढ़ा था सिल्वर क्लोराइड वाला AgCl, जब उसको हम लोग चाइनाइड में सनलाइट के साथ एक्सपोज कर रहे थे तो वो Ag अलग हो जा रहा था तो और क्लोरीन अलग हो जा रहा था। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट दो अलग अलग एलिमेंट में ब्रेक हो जाए, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो मान लो एक ए है और एक ए है और एक सीबी है या बीसी है। ए अगर ज्यादा रिएक्टिव हुआ नेचर में तो वो डिस्प्लेस करेगा दूसरे वाले को। मान लो कि अगर ऐसे है ए प्लस बीसी है तो यहां हो जाएगा AC प्लस बी, लेकिन यहां क्राइटेरिया होना चाहिए रिएक्टिविटी में ए बड़ा होना चाहिए बी से, तभी ये डिस्प्लेस कर पाएगा। अब रिएक्टिविटी क्या होता है हम लोग समझेंगे कैसे, कोई एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है किससे, वो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब बात आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी सेम केस है, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी रिएक्टिविटी देखना पड़ेगा। बस ऐसे हो जाएगा, अगर ए बी है अगर सी डी है तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। ये एग्जांपल्स है। अब आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अब हम लोग समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। मतलब दो रिएक्टेंट, दो एलिमेंट या उससे ज्यादा मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं, ए और बी दो अगर एलिमेंट या रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में बनेंगे ए बी, दो से ज्यादा अगर ए बी सी है तो प्रोडक्ट में बनेगा ए बी सी। कुछ एग्जांपल है जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है या दो रिएक्टेंट है, दो सब्सटेंस है, मिलके बन रहे बस एक सब्सटेंस एक प्रोडक्ट, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे NH3 और HCl जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एक न्यू बस एक प्रोडक्ट बना रहा है तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में। किसके मदद से? पहला हीट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा सनलाइट। अब समझते हैं कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हीट, ये डेल्टा का साइन मतलब ये हीट है, जब हीट डाला जा रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में ये ब्रेक हो रहा है। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक रिएक्शन है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक की मदद से एक कंपाउंड दो अलग एलिमेंट में डिकम्पोज हो गया। एक और एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब ये जो हीट है, थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन में मैंने आगे भी बताया था कि वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। जैसे कि यहाँ पे हीट डाला जा रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो दो एलिमेंट में या दो कंपाउंड में ये बढ़ रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर किसी को ये नोट करना है तो पढ़ लो। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? Those reaction in which one element take place of another element in a compound। मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है, जैसे कि जनरल फॉर्म ही पकड़ लेते हैं एग्जांपल के लिए, A प्लस BC है, तो ये जो A है वो रिप्लेस करेगा B को और अपना कंपाउंड बनाएगा C के साथ, तो ये हो गया AC, और B को हटा देगा। लेकिन ये कब होगा? जब A का रिएक्टिविटी B से ज्यादा होगा तभी होगा। मान लीजिए अगर ये A B से लेस रिएक्टिव होता
तो ये एज यूजुअल इधर चल जाता, यहाँ पे ए प्लस बी सी हो जाता। अब ये रिएक्टिविटी होता क्या है, ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब है आयरन, ये सब है आपका एलिमेंट्स। ये शो करता है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव इन नेचर है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम। ये लोग पोटेशियम वगैरह को स्टोर करके रखना पड़ता है कि वो एयर पे एक्सपोज ना हो। अगर वो एयर से भी रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ तो वहीं पे वो ब्लास्ट हो जाएगा या फिर फायर कैच कर लिएगा। ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज। इसके ऊपर आप डिटेल में जाएंगे चैप्टर 2 में, जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है, उसमें आपको ये अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। इसको याद करने का भी ट्रिक है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप बस इतना समझिए, इसको देख के एग्जाम्पल को समझने का ट्राई करिए। ऊपर से जब नीचे आइएगा तो रिएक्टिविटी सीरीज कमते जाएगा। जितना ऊपर वाले जितने एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, फिर डिक्रीज होता है रिएक्टिविटी नेचर में, और जो एकदम नीचे है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर वगैरह, ये सब एकदम लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहे हैं कॉपर को और बना रहे मैग्नीशियम सल्फाइड, और कॉपर हट जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉपर एकदम नीचे, ये लीस्ट रिएक्टिव है, और जो मैग्नीशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण वो कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना रहा है जो कि है MgSO4। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉपर क्लोराइड। और जब कॉपर क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है लीड के साथ तो लीड क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना रहा है। क्यों? क्योंकि लीड का रिएक्टिव नेचर कॉपर से बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉपर से ऊपर है लेड, इसीलिए वो क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे कंपाउंड से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपना नया कंपाउंड बना लेगा। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आप लोग बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जिसको पढ़ने के बाद आपका टाइम्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाएगा। पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? Those reaction in which two compound react by an exchange of ion to form to a new compound। इसका मतलब रिएक्ट करके एक्सचेंज करता है आयन्स को। अब आयन एक्सचेंज क्या होता है आप लोग पढ़िएगा, ये आपका आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? एलिमेंट्स ना जो मेटल होते हैं वो आयंस रिलीज करते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो आयंस को लेते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एक्सचेंज होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का एक्सचेंज होता है ना तो एक कंपाउंड, दो एलिमेंट के बीच एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, जिसके बीच में ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसके कारण ये बहुत ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड, जिसके कारण बॉन्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है। तो इस केस में भी वही होता है, जैसे AB और CD जो है वो रिएक्ट करके AD बन जा रहा है और BC बन जा रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, क्या एग्जांपल लिया जाए, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लिया जाए। जैसे ये A एक लड़की है और D एक लड़का है, वैसे ही B एक दूसरी लड़की है और C एक दूसरा लड़का है। तो इन दोनों का जो पार्टनर्स है उसके बीच में वो मतलब क्या बोले, बॉन्ड अच्छा नहीं है, स्टेबल नहीं है, हमेशा झगड़ा होते रहता है, ऐसा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग जाके अपने पार्टनर्स को स्वीप कर ले रहे हैं। पार्टनर्स को स्वीप करने से क्या हो रहा है, ये लोग का बीच के बॉन्ड अच्छा हो जा रहा है, मतलब दोनों का क्रॉस एक्सचेंज जब हो रहा है दोनों के बीच के बॉन्ड भी अच्छा हो जा रहा है और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड हो रहा है। तो आयंस का चेंज करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि जो नया कंपाउंड बन रहा है उसके बीच में स्टेबिलिटी अच्छा हो। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लेते हैं PbNO3 प्लस Ki, मतलब लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है तो ये स्वीप कर लेते हैं अपने आयंस को, Pb चल जाता है I के साथ, K चल जाता है NO3 के साथ। तो ये और ये जो कंपाउंड है इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बात याद रखिएगा, दो एक्वस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन होता है और कोई भी एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। जैसे इस रिएक्शन में दो एक्वस स्टेट में रिएक्शन हो रहा है, एक एक्वस और एक सॉलिड है, मतलब एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये कुछ बात है जो आपको याद रखना होगा। अगर किसी को नोट करना है तो कर लीजिए। एग्जांपल से समझता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, जनरल फॉर्म में ही ले लेते एग्जांपल के लिए। अब आपने IPL के टाइम पे देखा ही होगा कि जो दो अलग अलग टीम के सपोर्टर्स होते हैं वो लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं कि ये टीम अच्छा है वो टीम अच्छा है। अब तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये A जो है
अब एक बात बताइए, यहाँ दो अलग अलग टीम के सपोर्टर है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होगा नहीं होगा, हमेशा ये लोग झगड़ा करते रहेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, स्वीप कर लेंगे अपने जो एक ही टीम के सपोर्टर है वो लोग स्वीप कर लेंगे। मतलब जब इधर आएंगे तो ये एडी जो रहेगा पूरा एक सीएसके वाला लोग रहेगा और बीसी जो रहेगा वो आरसीबी वाला लोग रहेगा। तो इससे क्या होगा, कोई झमेला कोई झगड़ा नहीं होगा, सब स्टेबल है एकदम शांति से। तो इसको इस एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, अगर आपको वो आगे वाला एग्जांपल नहीं समझ आया होगा तो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन एजेंट बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन एजेंट बोल दिए ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो या फिर ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग एक केस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो बनता है, फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का केस देखते हैं। यहाँ पे H2S जब Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है HBr और सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसके साथ इस केस में H था और यहाँ पे हटा है, S के साथ H का रिमूव हुआ है, तो ये S अकेला हो गया, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फाइड का या फिर सल्फर का। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली वो एजेंट है, एजेंट का मतलब क्या है, जो कोई काम करवाए। कोई भी एजेंट के पास जाते हैं किस कारण से जाते हैं, कि वो मेरा ये काम करवा दे। तो ऑक्सीडाइजिंग का काम क्या है, ऑक्सीडाइज कराना, और एजेंट का काम है करवाना। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करे उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवा दे उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिडक्शन। रिडक्शन पूरा ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। यहाँ पे एडिशन होता है हाइड्रोजन का और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। तो रिडक्शन, अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है। जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो बनता है NH3, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पे नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया है, ऐड हो गया है, इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन का एडिशन हो रहा है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो Zn अलग हो जा रहा है और CO अलग कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है जिंक का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एजेंट का मतलब होता है जो काम करवाए, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो रिड्यूस कराने में काम कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन है जहां पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। तो चलिए अब वो पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि मैंने बोला, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। और रिडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। उल्टा, जो ऑक्सीडाइज होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जो ऑक्सीडाइज होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जो रिड्यूस होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तभी ना ये Zn अकेला हो जा रहा है इधर। तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होने के कारण ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे Ra, और इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। उल्टा, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वो कॉपर और कॉपर बनता है और वाटर बनता है। अब यहाँ पे जो कॉपर है उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ जाके नहीं है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है।
ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपका जितना भी केमिकल रिएक्शन रिलेटेड, रिडॉक्स रिएक्शन रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी है, उसको एक नेक्स्ट वीडियो में बस एक्टिविटीज जितना है उसको कवर करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर हुआ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हुआ, वो सब भी प्रैक्टिस करेंगे। ये लेक्चर बस बेसिकली आपका जो चैप्टर है उसको बस रिवाइज करने के लिए, और एक मतलब क्या बोलते हैं, एक इंटेक्स को कैसे, इंटेक्स क्या है, बुक में जो इंटेक्स में दिया हुआ है उसमें क्या है वो समझने के लिए। इसमें हम लोग ज्यादा एक्टिविटी पे बात नहीं करेंगे, मेन टॉपिक जो है उन पे बात करेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसी को अगर नोट करना है तो कर लीजिए। अब बात करते हैं कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? जब भी कोई मेटल सरफेस पे अटैक होता है ऑक्सीजन, एयर और मॉइस्चर का, जिससे उस मेटल बॉडी या मेटल सरफेस को डैमेज हो, उसी को बोलते हैं हम लोग कोलिजन। When metal surface are exposed to the substance like air, oxygen, moisture और acid, the metal get corrode. इसी को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। जैसे वो जंक यार्ड टाइप में देखा होगा, मेटल बॉडी का कार होता है, बस होता है, जिसमें वो आपका कोराइड होने के बाद वो मॉइस्चर फॉर्म में उसका जो बॉडी रहता है वो गिरने लगता है, रस्टिंग भी बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन के साथ जब ऑक्सीजन और H2O रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब होता है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसके साथ है, वाटर कुछ अमाउंट ऑफ, अब कितना अमाउंट है वो हमको पता नहीं है, इसीलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं x, Fe2O3 x डॉट x H2O। अब एक और केस लेते हैं कॉपर का। कॉपर को जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर ग्रीन होता है। वैसे ही एक और केस है सिल्वर। जैसे हम लोग वो सिल्वर का वो चेन वगैरह पहनते हैं तो वो हल्का हल्का ब्लैक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वो सल्फर, एटमॉस्फेयर में जो सल्फर होता है, सल्फर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सल्फर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, इसीलिए वो ब्लैक कलर का। तो वैसे कॉपर का भी कोई अगर सब्सटेंस होगा तो वो एटमॉस्फेयर में ऐसे इन सब एलिमेंट के साथ, इन सब एलिमेंट से रिएक्ट करके ग्रीन कलर फॉर्म करता है। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि आपके बुक में एक दिया होगा साइड में, डू यू नो टाइप का, कि जो इंडिया में दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो इतने साल से क्या बोलते हैं उसमें रस्टिंग वगैरह क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कोलिजन क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो मेटल बॉडी इस टाइप से बना हुआ है कि वो इन सब को प्रिवेंट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोलिजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ways कोलिजन, कौन कौन सा वेज है? एक हम लोग करते हैं पेंटिंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग का गेट होता है घर का, किसी का अगर मेटल का गेट होगा तो जब उसमें जंग पड़ जाता है, जैसे बारिश का पानी हुआ, एटमॉस्फेयर में कोई भी एलिमेंट हुआ, उसके साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें कुछ रेडिश टाइप का सब्सटेंस जम जाता है जो कि कोराइड करता है, डैमेज करता है उस गेट को। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए प्रिवेंट करता है कोलिजन को। जब तक पेंट रहता है तो उसमें कोई भी हार्म नहीं फैलाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी एलिमेंट है वो उसको हार्म नहीं कर सकता, उस टाइम उसमें कोलिजन नहीं हो सकता। एक और वे है जिसको हम लोग बोलते हैं एलॉइंग। अब एलॉइंग क्या है? अगर एक प्योर फॉर्म ऑफ मेटल होगा, जैसे मान लीजिए कॉपर का कोई आर्टिकल है, तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, बहुत जल्दी उसमें कोलिजन होगा। लेकिन एलॉय क्या है, कुछ एक या दो से कुछ ज्यादा टाइप के मेटल को कुछ परसेंटेज में उसको जब कंपोजिशन उसका, मतलब जैसे कि कॉपर 20% हो गया, आयरन 50% हो गया और 20% कुछ और हो गया, तीनों का कंपोजिशन को मिला के जो एक
सब्सटेंस या आर्टिकल बना है उसी को बोलते हैं एलॉइंग। तो उसमें कोरिजन बहुत लेट होता है। जैसे कि हम लोग के घर में जो भी बर्तन होता है, जो भी आर्टिकल्स होता है, कुकिंग आर्टिकल्स जो भी होता है, उसमें बहुत सारा एलॉय से बना हुआ होता है, वो प्योर फॉर्म नहीं रहता है मेटल का, इसीलिए उसमें आपका कोरिजन नहीं होता है। एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीसिंग, ग्रीसिंग या ऑयलिंग। अभी ग्रीसिंग या ऑयलिंग क्या है, जैसे कि वो जो साइकिल में जो चेन होता है उसमें भी आपका वो भी मेटल का बना हुआ होता है, तो उसमें भी कोलिजन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस डालते हैं या फिर ऑयल डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि वो कोलिजन से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यही कुछ वेज हैं जिससे हम लोग कोलिजन को रोक सकते हैं, पेंटिंग, एलॉइंग एंड ग्रीसिंग और ऑयलिंग। अगर किसी को नोट करना है तो कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? आयरन का, जब आयरन का बना हुआ कोई भी सब्सटेंस, आयरन मेटल हो या फिर आयरन रॉड हो, जब उसको एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। तो व्हेन आयरन रिएक्ट विद एयर एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट, अ रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑकर मोर इजीली नोन एज रस्टिंग। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब आयरन एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं या फिर हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। उसी प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। अब हम लोग बचपन में पढ़े थे कि विच इज द रेड प्लेनेट, विच इज नोन एज रेड प्लेनेट। तो मार्स इज नोन एज रेड प्लेनेट। अब मार्स रेड क्यों है? उसका सॉइल का कलर रेड रिफ्लेक्ट क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसके जो सॉइल का जो कंपोजिशन है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड का कलर रेड होता है क्योंकि रस्टिंग है, इसीलिए उसमें भी हम लोग बोल सकते हैं उसके सरफेस में भी रस्टिंग में बोल के वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब आता है टार्निशिंग। टार्निशिंग क्या है? टार्निशिंग जब भी कोई सिल्वर मेटल जब भी रिएक्ट करता है आपका किसी भी प्रेजेंस, आपका जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ या फिर एयर, मॉइस्चर, उन सब के साथ रिएक्ट करने के बाद उसका कलर हट जाता है, वो डिसकलर हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टार्निशिंग। तो टार्निशिंग, व्हेन सिल्वर मेटल और ऑर्नामेंट exposed to air, they become discolored or tarnished. This happens due to the reaction of hydrogen sulfide and oxygen present in air, forming compound which cause tarnishing. तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और अगर किसी को नोट करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जब कोई भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड आइटम को हम लोग बहुत टाइम के लिए एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज करके रख दे तो देखते हैं ना, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो डैमेज हो गया होता है, वो खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी ऑकर व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल विच कॉज ऑक्सीडेशन। ड्यू टू दिस the food item get damaged and its color, taste, odor gets changed and an unpleasant smell develop. तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट करें? हम लोग क्या करें जो रेंसिडिटी ना हो, हम लोग का फूड आइटम खराब ना हो? जैसे कुछ तो बेसिक हम लोग को पता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, जब हम लोग फ्रिज में रख देते हैं खाना, कोई भी फूड आइटम को, तो वो डैमेज नहीं होता है। एक वो होता है जैसे वो चिप्स का पैकेट, फैट कंटेनिंग जो चिप्स होता है, जो लेज वगैरह है, उसको नाइट्रोजन गैस से फ्यूज कराया जाता है, मतलब नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फ्यूज किया होता है जिससे कि वो फैट कंटेनिंग जो चिप्स होता है वो डैमेज नहीं होता है। अब हम लोग वो 3 टाइप का जो प्रिवेंटिंग वेज है उसको समझेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स एक टाइप का सब्सटेंस है जो किसी भी फूड कंटेनिंग बॉडी सेल्स को डैमेज करने से रोके। तो एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, antioxidants are added to the fat and oil containing food to inhibit the oxidation process and prevent from spoilage. तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको रोक देता है या स्लो डाउन कर देता है जिससे कि हमारा जो फूड है वो डैमेज ना हो। अब दूसरा मेथड, नाइट्रोजन गैस। जैसे कि मैंने अभी बोला, वो फैट कंटेनिंग चिप्स में नाइट्रोजन गैस को फ्यूज किया जाता है जिससे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाए।
तो ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन रिटेन ओरिजिनल टेस्ट एंड ओडर ऑफ द चिप। नाइट्रोजन गैस जो है वो जो चिप्स का ओरिजिनल टेस्ट और ओडर है उसको मेंटेन करके रखता है, और नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को बहुत इजीली रिप्लेस कर देता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है। इसीलिए चिप्स वगैरह के पैकेट में बहुत सारे सील पैक जो कंटेनर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तीसरा वे जो सबके घर में डेली यूज होता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम लोग फूड को स्टोर करके रखते हैं लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर का मतलब होता है माइनस मतलब क्या, वो आपका जैसे कि 70 डिग्री कुछ ऐसे कुछ, रूम टेम्परेचर से कम लो टेम्परेचर पे रखते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण हमारा जो फूड है वो कुछ दिन तक प्रिजर्व हो सकता है, लॉन्ग टाइम में। अब थोड़ी ना ऐसा है कि फ्रिज ऑन कर दिए, कोई भी एक खाना को 10 दिन तक रख दिए चल जाएगा, सारा खाना नहीं टिकता है, स्लो करता है। क्यों नहीं टिकता है ज्यादा टाइम? क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को वो स्लो करता है, रोकता नहीं है। अगर रोक देंगे तब तो कभी खराब ही नहीं होगा, यहाँ पे स्लो करता है। तो बस आपके चैप्टर में इतना ही था। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, और इस चैनल को सपोर्ट करिए। आपका लाइक्स और सब्सक्राइब का बहुत जरूरत है। जितने भी फ्रेंड है सबको सब्सक्राइब करने बोलिए। और इस चैनल पे क्लास 10 साइंस रिलेटेड जितना भी चैप्टर्स है सबका क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस, एक्टिविटीज पे नए वीडियो आने वाले। तो थैंक यू। अगर इसको किसी को नोट करना है तो कर दीजिए।